आदाब नाज़रीन, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से पहली खबर, जहां पर आज एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक और बयान सामने आया है। और इस बीच जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का बड़ा बयान, जिसमें पार्टी के लीडरान की तरफ से कहा गया कि जम्मू कश्मीर में मुस्लिम अफसरान को नजरअंदाज किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुताबिक इंतजामिया में फिरका वाराना अदम तवाजुन है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का बयान। और अदलिया से पुलिस और सिविल इंतजामिया तक गैर मुस्लिम हुकाम इस वक्त तैनात हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बयान सामने आया है। पार्टी के लीडरान की तरफ से लगातार बातचीत का सिलसिला भी किया जा रहा है और इस बीच मुस्लिम अफसरान को नजरअंदाज किया जाता है। और इस बीच इस वक्त तमाम बड़े ओहदों पर इस वक्त गैर मुस्लिम हुकाम तैनात हैं, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इल्जाम आयद किया गया है कि फिरका वाराना अदम तवाजुन पैदा करने की जो कोशिश हुई है वो इस वक्त भी जारी है मरकज की तरफ से और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से। पार्टी के लीडरान की तरफ से लगातार बयानों के आने का सिलसिला जारी है। इस बीच आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक और बयान सामने आया है, जिसमें पार्टी के लीडरान की तरफ से इल्जाम आयद किया गया है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया के अंदर इस वक्त भी फर्क पर पैदा करने की कोशिश जो थी वो इस वक्त भी जारी है। और पार्टी लीडरान ने यह भी इल्जाम आयद किया कि अदलिया से लेकर पुलिस इंतजामिया हो, सिविल इंतजामिया हो, कोई भी ऐसा बड़ा ओहदा नहीं जहां पर गैर मुस्लिम हुकाम इस वक्त काम न कर रही हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर की तरफ से बयान, जहां पर लगातार बयानात के आने का सिलसिला भी जारी है और अदलिया से पुलिस इंतजामिया तक गैर मुस्लिम हुकाम तैनात हैं। पार्टी के लीडरान की तरफ से ये इल्जाम आयद किया गया है कि मुस्लिम जो अफसरान है या बड़े ओहदों पर जहां उन्हें फायज होना चाहिए था, उनके पास बड़ी जिम्मेदारियां नहीं हैं, लेकिन गैर मुस्लिम हुकाम को ज्यादा जिम्मेदारियां दी गई हैं बनिस्बत इस वक्त जो मुस्लिम अफसरान के हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी के सदर फारूक अब्दुल्ला के साथ साथ पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी लगातार बयानात का सिलसिला जारी है। उनकी तरफ से भी बयान किए जा रहे हैं और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि मौजूदा हालात में जहां पर इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर भी इंतजामिया चल रही है, लेकिन इस इंतजामिया के बीच में भी फर्क पैदा करने की कोशिश सरकार की तरफ से जारी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के बकौल। और इंतजामिया में फिरका वाराना अदम तवाज़ुन है, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का इल्जाम है। भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान आला अल्ताफ ठाकुर साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे। बहुत शुक्रिया अल्ताफ जी ज्वाइन करने के लिए। किस तरीके से आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस बयान पर रिएक्ट करेंगे? बड़ा इल्जाम उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से आयद किया गया है। शुक्रिया। देखिए, जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, इन्होंने 70 साल तक कोई ना कोई कार्ड खेला। कभी ये 70 साल तक एटॉनमी की बात करे और वो खिलाफ शो साबित हुआ लास्ट में। उसके बाद परसों इन्होंने एक नया स्लोगन शुरू किया था कि 370 वापस लाएंगे, ये करेंगे, और वो भी खिलाफ शो हो गया। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना वजूद बचाने के लिए और जिस तरह से उन्होंने 70 साल तक लोगों को गुमराह किया, अब ये एक रिलीजियस कार्ड खेल रहे हैं। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमेशा पॉलिसी रही है ये जम्मू और कश्मीर को आपस में इन्होंने डिवाइड किया। आज के डेट में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस का वजूद ही बचाना मुमकिन है, अब इन्होंने फिर वही हुर्रियत तर्ज वाला रिलीजियस कार्ड खेलना शुरू कर दिया कि कश्मीर के साथ नाइंसाफी हो रही है और यहाँ जो ऑफिसर्स है वो गैर मुस्लिम है। मुझे डॉक्टर साहब और उमर साहब बताइए, जो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में रह रहे हैं वहां की एडमिनिस्ट्रेशन तो सारी मुस्लिम है, आप आसपास देखिए मुस्लिम है। और मेरा जो मानना है, भारतीय जनता पार्टी का जो मानना है, देखिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हो या एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हो, उसको रिलीजियस नजरों से नहीं देखना चाहिए। इसमें एक अमल के तहत कहां किसको बिठाना है वो हमेशा चला। और डेमोक्रेसी में ये चीजें हमेशा देखी जाती है कि क्राइटेरिया के हिसाब से ऑफिसरों को बिठाया जाता है। और जहां तक ऑफिसरों का ताल्लुक है, देखिए ऑफिसर वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, ना वो हिंदू होता है, ना मुस्लिम होता है, ना सिख होता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस रिलीजियस कार्ड खेलना चाहता है। ये यहाँ फिरका वाराना जो हम आएंगी उसको दरहम बरहम करना चाहते हैं। जम्मू वर्सेस कश्मीर को आपस में फिर लड़ाना चाहता है ताकि इनका वजूद और जो वोट बैंक के मुस्लिम के नाम पे यहाँ ले सके, इनकी यही कोशिश है। और जहां तक फारूक साहब का इल्जाम है, देखिए फारूक साहब एक मंजे हुए सियासतदान है। उन्होंने जानबूझकर ये कहा कि डिलिमिटेशन और यहाँ हिंदू में डोमिनेटेड स्टेट बनाना चाहती है। देखिए मुझे बताइए, डिलिमिटेशन प्रोसेस शुरू हो गई है और इसमें देखो 370 उठने के बाद, 35 उठने के बाद या डोमिसाइल जब से लागू हो, उसके बाद कुछ सेक्शन है जिनको अभी तक वोट का अधिकार नहीं था, उनको वोट का अधिकार मिला है और इनको इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, देखिए इन्होंने हमेशा ऐसी ही पॉलिटिक्स चलाई, ऐसी गवर्नमेंट चलाई, सर कहीं होता था और पाँव कहीं होता था और पैर कहीं होते थे। देखिए भारतीय जनता पार्टी की यही कोशिश है कि जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो विद इन कॉन्स्टिट्यूंसी रहनी चाहिए और विद इन डिस्ट्रिक्ट रहनी चाहिए।
अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हमारी श्रीनगर की कॉन्स्टिट्यूंसी अमीरा कदल, उसका आधा हिस्सा बड़गाम में पड़ता है, आधा श्रीनगर में, और भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि जो श्रीनगर की कॉन्स्टिट्यूंसी है वो विद इन डिस्ट्रिक्ट रहे और जो कॉन्स्टिट्यूंसी विद इन कॉन्स्टिट्यूंसी रहे। इस अमल को हम करना चाहते हैं ताकि एक मुनज़्ज़म तरीके से, आप देखिए डिस्ट्रिक्ट में जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी वो डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ भी ये पॉलिटिकल कॉल खेलना चाहते हैं। और मेरा मानना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने वजूद को बचाने के लिए अब हुर्रियत की लाइन पे चल रही है। ये जम्मू कश्मीर में फिरका आहंगी जो है उसको तितर बितर करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों लगता है अल्ताफ साहब कि अब एक साल लगभग जब मुकम्मल हो गया है, जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम हुए, उसके बाद इस तरह के बयानात सामने आने लगे हैं? क्या आपका ये मानना है कि आपकी बात का ये मतलब समझा जाए कि इस वक्त पॉलिटिकल ग्राउंड पर आने के लिए अब एक जगह बनाई जा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इस तरह के बयान? बिल्कुल ठीक है। एक साल तक एक चुप रहे। आप इन्होंने कभी अब गुपकार डिक्लेरेशन का इन्होंने सहारा लिया था और वो भी एक खिलाफ को साबित हुआ है। अब कहीं ना कहीं जो इन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू की, उस पॉलिटिकल एक्टिविटीज को पुशअप करने के लिए, उसको थोड़ा सा स्पीड देने के लिए ये रिलीजियस कॉल खेल रहे हैं। इसलिए ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम, जम्मू वर्सेस कश्मीर, एक सोचे समझे मंसूबे के साथ इन्होंने ये कार्ड खेला है ताकि इनकी जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं शुरू हो जाए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर हमारे साथ बात कर रहे थे। इस बीच बताते चले आपको कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो इल्जाम आयद किया गया है, इस पर भारतीय जनता पार्टी रिएक्ट करते हुए ये इल्जाम आयद कर रही है। जवाब ये दे रही है कि सूरत हाल को देखते हुए इस वक्त जगह बनाने की कोशिश इस वक्त जो की जा रही है और इसके अलावा कुछ भी इस तरह के बयानों में नहीं रखा गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बयान पर भारतीय जनता पार्टी का इल्जाम है कि पार्टी की तरफ से जगह बनाने की कोशिश सियासी मैदान में नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद इस तरह के बयानात और फिरका वाराना जो कोशिश है इस तरह के बयानात देकर अदम तवाज़ुन की बात की जा रही है। दरअसल इस तवाज़ुन को बिगाड़ने की कोशिश है जो इस वक्त बेहतर होता नजर आ रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रिएक्ट किया गया है। हमारे साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर रहनुमा गुलाम हसन मीर साहब भी इस वक्त हैं। मीर साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस का इल्जाम कि मौजूदा हालात के बीच जो निज़ाम चल रहा है उसमें कोई जो मुस्लिम मेजॉरिटी होनी चाहिए थी ऑफिसर्स की वो नहीं है, नॉन मुस्लिम ज्यादातर ओहदों पर फायज है। किस तरीके से आप देखते हैं पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की तरफ से ये बयान दिए जा रहे हैं एनसी की तरफ से? आप सुनिए ना मेरा जवाब जी। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुप तोड़ी, मैं इसको अच्छी बात समझता हूँ जी, लेकिन कुछ हकाइक हैं। जब अपनी पार्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से दिल्ली में मिली, अपनी पार्टी ने इश्यूज आइडेंटिफाई किए, उसमें ये इशू भी था सेक्रेटरीट जो जम्मू कश्मीर का है जी, मेजॉरिटी ऑफिसर्स आर मिसिंग दियर। वहां जो मेजॉरिटी जम्मू कश्मीर के अफसर, हम कश्मीर के ही नहीं कहते हैं, जम्मू और कश्मीर के ऑफिसर्स, मेजॉरिटी कम्युनिटी इज मिसिंग। J&K बैंक है, जो भी एपेक्स बॉडी है, बोर्ड है, nobody from the majority community is there. इसी तरह पुलिस में देख लीजिए कहां पर है मेजॉरिटी कम्युनिटी। नॉट ओनली दिस, सी ये जो जुडिशरी है, अब 2 जज हैं टोटल मेजॉरिटी के। जब हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं, अगर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल फील नेग्लेक्टेड एंड दे फील डिसएम्पावर्ड, तो वो डेमोक्रेसी नहीं है, वो डेमोक्रेसी गलत जगह पे जा रही है। मेजॉरिटी शुड फील एम्पावर्ड। अपनी पार्टी बिलीव्स इन दैट। आई डोंट से व्हाट नेशनल कॉन्फ्रेंस सेज और व्हाट अदर पार्टी सेज। अपनी पार्टी बिलीव्स कि हर एक को अपना हक मिलना चाहिए। अगर हक तलफी होगी तो वो डेमोक्रेसी नहीं होगी, वो सिर्फ ये डिविजन्स को सपोर्ट करना होगा। हमारा मानना है कि एवरीबॉडी शुड फील सेटिस्फाइड और हर एक को अपना हक, यानी आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के बयान को एंडोर्स कर रहे हैं? मेरा अपना बयान है, मैं किसी को सपोर्ट या एंडोर्स नहीं करता हूँ। व्हाट आई से वी मीन इट। अपनी पार्टी ने ये सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर से उठाया, होम मिनिस्टर से उठाया। वी आर रिप्रेजेंटिंग द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
नहीं, आपने कहा जो मेजोरिटी है मैंने कहा वो बस, I don't know, I have beyond सेफ it. फील I करनी don't know चाहिए, और beyond नेशनल it. कॉन्फ्रेंस What I ने have said, मुस्लिम और I नॉन mean मुस्लिम it. का यहाँ वर्ड किया, फिर तो इन दोनों के बीच में कोई फर्क तो नहीं ना रहता। बहुत शुक्रिया गुलाम हसन मीर साहब वक्त देने के लिए। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बयान पर भारतीय जनता पार्टी का रिएक्शन, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने भी कहीं ना कहीं इस बयान की हिमायत की है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का इल्जाम मरकजी सरकार पर कि इस वक्त जो फर्क पैदा करने की कोशिश जो पहले से हुई थी, इस वक्त उसको कामयाबी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं एक बड़ी खबर के साथ। चाइना, ब्रेक के बाद खबरों के इस बुलेटिन में आप खुशामदीद। बढ़ते हैं आगे। भारत और चीन की इस वक्त लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सूरत हाल इंतहाई कशीदा बनी हुई है, और बड़ी खबर इस वक्त भारत और चीन के बीच जो कशीदगी है, इस वक्त बड़ी खबर जराये के हवाले से मिल रही है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर किसी भी वक्त चीन हमला कर सकता है। बड़ी खबर इस वक्त आप गुलिस्तान न्यूज पर देख रहे हैं, जहां पर किसी भी वक्त बड़ी लड़ाई मशरकी लद्दाख के अंदर छिड़ सकती है, और जराये के हवाले से खबर मिल रही है कि तैयारियां चीन की तरफ से पूरी की गई हैं। किसी भी वक्त हमला लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की तरफ से किया जा सकता है, जिसके इशारे इस वक्त मिलना शुरू हुए हैं, क्योंकि सरहद के उस पार और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बिल्कुल नजदीक लगातार मूवमेंट चीनी अफवाज की, पीपल्स लिबरेशन आर्मी की देखी जा रही है। और बयान जिस तरीके से सरहद पार से आए हैं, उनसे साफ ये कहा जा सकता है कि किसी भी वक्त कोई बड़ी हलचल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर और अगले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती है। इस वक्त लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जहां पर जराये के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि चीन की तरफ से इस कशीदगी को जहां पर कम करने की कोशिश दोनों ममालिक की तरफ से की जा रही है, तो दूसरी तरफ चीन किसी भी वक्त हमला कर सकता है, और फौजों की तैनाती इस वक्त हिंदुस्तान की तरफ से मजीद यहां पर करने की तैयारी की गई है, और सरकार के आला सतह के जराये से खबर मौसूल हो रही है। 29 अगस्त की रात को साउथ बैंक ऑफ पैंगोंग में चाइना ने कोशिश की एक ट्रांसग्रेशन करने की। रात के वक्त में उसको भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया, और ये नाकाम इसलिए कर सके हैं क्योंकि इंटेलिजेंस अच्छी थी, जो स्पीड थी मूव की और मनूवर की वो अच्छी थी। और देखिए, ये उनकी इस नापाक हरकत को, ये जो अटेम्प्ट थी स्टेटस को चेंज करने की, उसको थ्रॉट किया गया है। और बड़ी बात यह है कि माउंटेन वॉरफेयर के अंदर में जितनी हाइट्स होती हैं वो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट होती हैं, और ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है कि इस मुस्तैदी से उन्होंने सर्वेलेंस किया और चाइना की इस हरकत को ब्लॉक किया है। और ये एक प्रीएम्प्टिव एक्शन था भारतीय सेना की तरफ से। और अगर देखा जाए तो जो स्थिति है वहां पर, वो उसमें टेंशन भी है, टॉक्स भी है और प्रिपरेशन भी है। और ऐसी हालत जब टॉक्स चल रही हैं और चाइना उसको डिले करने की कोशिश कर रहा है, इसके अंदर में ऐसी हरकत करना एक ट्रेचरी के बराबर ही है। वैसे तो चाइना ने उसके बाद में जो स्टेटमेंट दी है उनका वेस्टर्न थिएटर कमांड ने और ग्लोबल टाइम ने, उसके मुताबिक उनके ऊपर में विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 15 जून के बाद में, गलवान के इंसिडेंट के बाद में, उनके ऊपर में कोई भी भरोसा करना बहुत मुश्किल। बड़ी खबर लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदा हालात बनते जा रहे हैं, जहां पर सूरत हाल को इस वक्त बेहतर करने की कोशिशें
सफारती सतह पर बातचीत के जरिए और फौजी सतह के मुज़ाकरात भी इस वक्त जारी हैं या आगे दोबारा मीटिंग की तैयारियां चल रही थी। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये इस वक्त हुकूमत के आला जरायों के हवाले से मिल रही है, जहां पर चीन की तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उस पार इस वक्त तैयारियां की गई हैं और किसी भी वक्त हुकूमती जरायों के मुताबिक कोई बड़ा हमला हो सकता है, जिसके लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मशरकी लद्दाख के अंदर भारत की तरफ से मजीद फौजियों की तैनाती यहां पर अमल में लाई गई है। जितनी फौज इस वक्त है उसमें इजाफा किया जाएगा और तमाम तर तैयारियां भारतीय फिजाइया के साथ साथ पैरामिलिट्री ट्रूपर्स की तरफ से आईटीबीपी के जवान लगातार जो यहां तैनात किए गए हैं, इनमें इनकी तादाद को बढ़ाया जा सकता है, उसमें इजाफा किया जा सकता है। सरहदी कशीदगी पर चीनी सफारत खाने का भी बड़ा बयान दूसरी तरफ सामने आया। भारतीय फौज पेंगोंग त्सो लेक में दाखिल हुई है। चीन ने इस बात का एतराफ किया है कि भारत अपनी फौज पर काबू रखे, ये भी कहा गया है, लेकिन इस बात का भी एतराफ किया गया है कि भारत और चीन के बीच जो कशीदगी की जो बुनियाद बनी है, जिसे चीन की तरफ से बयान जो जारी किया गया है चीनी सफारतखाने की तरफ से, उसके मुताबिक पेंगोंग त्सो लेक के हिस्से पर भारतीय फौज की पेशकदमी हुई है, जिसके बाद यहां तनाव ज्यादा बढ़ा है, हालात खराब हुए हैं। चीन इसके लिए भारतीय फौज को जिम्मेदार ठहराया है। जो बयान चीनी सफारतखाने की तरफ से जारी किया गया है, बड़ा बयान उस वक्त जब लाइन ऑफ कंट्रोल पर दूसरी तरफ यह भी खबर आ रही है कि किसी भी वक्त चीन की तरफ से हमला किया जा सकता है और भारतीय फौज भी जो इस वक्त वहां पर तैनात की गई है, उनमें इजाफे की खबरें लगातार मौसूल हो रही हैं और इसका असर लगातार दिल्ली तक देखा जा रहा है और दिल्ली के अंदर भी हलचल हुकूमती जरायों से भी ये पता चल पा रहा है कि किसी भी वक्त जो इस वक्त सूरत हाल है वो और भी बिगड़ सकती है हकीकी कंट्रोल लाइन पर वेस्टर्न लद्दाख के अंदर, जहां पर बातचीत के जरिए मुज़ाकराती अमल करके इसको आगे बढ़ाकर इस कशीदगी को कम करने के लिए जो खित्ते के अंदर एक खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हो रही है, उसको कंट्रोल में करने के लिए तमाम तर कोशिशें इस वक्त जारी हैं, तमाम बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। तो दूसरी तरफ इस वक्त दोनों अफवाज आमने सामने आ खड़ी हुई हैं और इस बीच भारत और चीन के बीच कशीदगी पर अब चीनी सफीर का बयान भी सामने आया है। सफारतखाने से जो बयान जारी हुआ है उसमें इस बात का एतराफ किया गया है कि भारतीय फौज उस हिस्से में दाखिल हुई है जिसे चीन अपना हिस्सा मानता है या जिसे चीन अपनी टेरिटरी करार देता रहा है, उसके अंदर पेंगोंग त्सो लेक पर भारतीय फौज की पेशकदमी देखी गई है, जिसके बाद हालात मजीद कशीदा हुए हैं। मजीद तफसीलात के लिए रहमत कलीम हमारे साथ ही इस वक्त फोन लाइन पे है। रहमत, क्या कुछ तफसीलात मिल पा रही हैं? लगातार एक मिनट के बाद अपडेट्स आ रहे हैं भारत और चीन की तरफ से, क्या कुछ ताज़ा तरीन तफसीलात हैं एलएसी के सूरत हाल पर? जी देखिए, बिल्कुल हिंदुस्तान और चीन के दरमियान सरहदी कशीदगी को लेकर के अब जो देर रात का गुज़श्ता 29 और 30 के दरमियानी शब में जो कुछ हुआ, उसके बाद से गुज़श्ता 24 घंटे में जो कुछ हुआ, उस पर चीनी सफारतखाने की तरफ से बयान आ गया और सफाई दी गई है। चीनी सफारतखाने ने कहा है, इस बात को कबूल किया है कि हिंदुस्तान के जवान पेंगोंग में दाखिल हुए थे और पेंगोंग त्सो को पास किया था। चीनी एम्बेसी की तरफ से यह साफ कहा गया कि हिंदुस्तान के फौज को चाहिए, हिंदुस्तान की सरकार को चाहिए वो अपनी फौज को अपने काबू में रखे। ये कहा गया है चीन के सफारतखाने की तरफ से जो हिंदुस्तान में है। उन्होंने कहा कि चाइना हमेशा कोशिश की है कि बातचीत के जरिए मसले का हल किया जाए। ये पुरानी रटी रटाई उनकी बातें हैं जो फिर से इस बार भी कही गई है, लेकिन उनने जिस चीज को माना है वो सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान की फौज पेंगोंग त्सो में दाखिल हुई है और पेंगोंग का जो रेकिन का इलाका है, वहां जो हम सुबह से खबर बता रहे थे कि हिंदुस्तान की फौज ने उसे अब वापस ले लिया है, जो 1962 की जंग में हिंदुस्तान के हाथ कब्जे से छूट चुका था। अब उस पर हिंदुस्तान का कब्जा हो गया है। साउथ बैंक ऑफ पेंगोंग त्सो लेक, त्सो के पेंगोंग झील के जुनूबी किनारे पर क्रॉस करते हुए ये रेकिन का इलाका पड़ता है और इसी इलाके पर हिंदुस्तान ने अपना कब्जा वापस ले लिया है। तो चीन की तरफ से, चीनी सफारतखाने की तरफ से इस पर सफाई दी गई है और कहा गया कि हिंदुस्तान अपनी फौज को काबू में रखे और हिंदुस्तान चीन जो हमेशा कोशिश किया है कि बातचीत के जरिए मसला हल किया जाए, हालांकि ये सबसे बड़ा झूठ है इस अहद का, इस सदी का। तो चीन अब पुरानी रटी रटाई बात कर रहा है, लेकिन अब जो बयान दिया है उसने एक बात कबूल उसने कर ली है कि हिंदुस्तान की फौज पेंगोंग त्सो जो झील है उसको क्रॉस की है, उसको पास की है। और एक बड़ी खबर यह भी है कि रेकिन का इलाका जो 4 किलोमीटर अंदर का है एलएसी पर, वहां तक जाकर के हिंदुस्तान ने उस पर कब्जा कर लिया है। तो ये एक बड़ा एतराफ है, हालांकि इस पर एहतजाज भी है चीन के एम्बेसी की तरफ से।
रहमत, एक चीज और भी बताइएगा, लद्दाख के अंदर तो फौज की तरफ से चल रही है, लेकिन दिल्ली से क्या कुछ टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी किया गया है ताजा हालात पर? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक इस हवाले से कोई बयान नहीं आया, लेकिन कल कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल की क़यादत में इंटेलिजेंस की इंटरनल एक्सटर्नल इंटेलिजेंस डायरेक्टर की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में जो हमें आला साथी सोर्सेज बता रहे हैं सरकारी, वो ये है कि ये तय किया गया है कि हिंदुस्तान और चीन के दरमियान सरहदी कशीदगी बड़े लंबे दौर तक चलने वाली है, इसी को लेकर के तैयारी की जाए। और अभी जो खबर मिल पा रही है उसके मुताबिक ये है कि हिंदुस्तान मजीद अपनी फौजियों को तैनात करने का फैसला कर रही है, मन बना रही है, ऐसी खबरें हमें मिल पा रही है। लेकिन कल के मीटिंग में सबसे बड़ा फैसला ये हुआ कि चीन अपनी जिद पर अड़ा हुआ है और वह बहुत जल्द इसे पीछे हटने की कोशिश में नहीं है। इसलिए हिंदुस्तान ये तैयारी करे कि अब लंबे वक्त तक के किस तरह से चीन का मुकाबला करे, चीन की चाल पर बारीकी नजर रखे और चीन को शिकस्त देने के लिए तमाम रास्ते हथकंडे अपनाए जाए। तो कल की मीटिंग बहुत ही अहम रही कौमी सलामती मुशीर की, जिसमें यह तय किया गया कि आगे की हिकमत अमली क्या होगी। आगे की हिकमत अमली में पहला जो स्टेप है, हमें जो खबर मिल पा रही है कि हिंदुस्तान मजीद फौजियों की तैनाती करेगा LAC पर, और दूसरा ये कि लंबे वक्त तक के लिए हिंदुस्तान की कशीदगी का मुकाबला करने के लिए रोड मैप तैयार कर रहा है बाज़ाब्ता तौर पर। अभी एक्सटर्नल मिनिस्ट्री की तरफ से हिंदुस्तान के कुछ खास कोई बड़ा बयान नहीं आया है अभी आज के दिन, लेकिन जो चीन के फॉरेन मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से, फॉरेन मिनिस्टर जो रूस के दौरे पर है, उनकी तरफ से कहा गया है कि चीन बातचीत के जरिए मसले का हल चाहता है। तो चीन अपनी पुरानी रटी रटाई बातें फिर से दोहरा रहा है, लेकिन कोशिशें मुसलसल नापाक कोशिशें की जा रही हैं सरहद पर, जिसका हिंदुस्तान मुंहतोड़ जवाब दे रही है। रहमत, अभी जो मीटिंग होने वाली थी उसको लेकर कोई अपडेट अभी? जी देखिए, बिल्कुल हिंदुस्तान और चीन के दरमियान कमांडर लेवल की एक मीटिंग मुतवक्को है। टाइमिंग और जगह का अभी तक रिवील नहीं हो पाया है। ऑथेंटिक जो जराए हैं, जिसे हम आज़ाद जराए कहते हैं, उन जराए की बात करें तो चुशुल के इलाके में मीटिंग मुतवक्को है कमांडर लेवल की। इस मीटिंग में हिंदुस्तान और चीन के दरमियान 29-30 के दरमियानी शब में जो कुछ हुआ था, झड़प हुई थी, उस झड़प को लेकर के हिंदुस्तान अपना एहतजाज दर्ज कराएगा और साथ ही साथ चीन अपनी बेतुकी बातें रखेगा। लेकिन मसले का हल चीन को अब पिछले 24 घंटे में लग गया है कि हिंदुस्तान पीछे हटने वाला नहीं है, इसलिए चीन अब टेबल पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसकी पहली कोशिश यह कि चीन की तरफ से गुजारिश की गई, दरखास्त की गई कि बातचीत के जरिए मसले का हल किया जाए, उसके लिए मीटिंग बुलाने की अपील की गई थी। हिंदुस्तान की तरफ से उसकी हिमायत की गई और हामी भर दी गई है, लेकिन अभी वक्त और टाइमिंग को लेकर के, जगह को लेकर के हतमी तौर पर फैसला नहीं हो पाया है किस जगह पर और कब से शुरू है। लेकिन आमतौर से 3 बजे या 2 बजे के बाद ही मीटिंग शुरू होती है। चुशुल का इलाका है जो हमने साबका दिनों में देखा है जो मीटिंग और खबर यह भी है कि कुछ सिविलियन एरियाज जहां से कुछ शहरियों को पीछे हटाया गया है। जी बिल्कुल, देखिए मानसरोवर का इलाका है, कैलाश मानसरोवर, वहाँ के झील के पास चीन की तरफ से हवा में मार करने वाली मिसाइल को नस्ब करने का सिलसिला शुरू किया गया है, जिससे करीब के आसपास के 12 गांव ऐसे जहां खतरात मंडरा रहे हैं। तो हिंदुस्तान और चीन के दरमियान कशीदगी को लेकर जो खबर आपने ब्रेक की थी, किसी भी वक्त चीन हमला कर सकता है, इस फिराक में है। इसी वजह से हिंदुस्तान की तरफ से कोशिश की गई कि सिविलियन को नुकसान न पहुंचे, किसी तरह का उन्हें। रहमत, 1 मिनट रोकना चाहूंगा आपको। एक और बड़ी खबर आ रही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, जहां पर पहले से तैयारियां थी, अब फौज ITBP के जवानों के साथ साथ यहां पर पुलिस को भी मशरक़ी लद्दाख के अंदर तैयार रहने को कहा गया है, अलर्ट पर है। और इस बीच खबर यह आ रही है कि इन इलाकों के अंदर जहां पर एयरफोर्स की तरफ से पहले ही मशक की जा रही थी, वहीं पर अब पेशकदमी जो इस वक्त जमीन पर काम कर रही फोर्सेज हैं उनकी तरफ से भी तेज कर दी गई हैं। पेंगोंग सो झील पर जो 29 और 30 के दरमियान शब को हुआ, उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो फ्रंट लाइन पर ट्रूपर्स हैं उनको अलर्ट पर रखा गया है। फौज, ITBP और लद्दाख पुलिस भी इस वक्त अलर्ट पे है, क्योंकि लद्दाख पुलिस की भी एक बड़ी जिम्मेदारी इस हिस्से के अंदर रहेगी जहां पर कोई बड़ी परेशानी होती है। इमरजेंसी सिचुएशन में शहरियों को अगर महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल करना होगा उन इलाकों से जहां पर तनाव ज्यादा है, तो वो एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। रहमत, अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। एक और बड़ी खबर आ रही है NSA के हवाले से, जो हमने आपको बताया कौमी सलामती के मुशीर ने अपनी मीटिंग की है और जो सूरत हाल है, सिक्योरिटी सूरत हाल है इंडिया चाइना बॉर्डर पे, उसका जायजा लिया है। और हमें जो खबर मिल पा रही है, बड़ी खबर मिल पा रही है, इस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर भी बहुत जल्द एक दूसरी हाई लेवल मीटिंग कर सकते हैं। आज शाम तक के जो सोर्सेस से खबर मिल सकते हैं,
4 बजे ये मीटिंग मुतवक्को है। हमें जो सोर्सेस से खबर मिल पा रही है कि आज शाम 4 बजे डिफेंस मिनिस्ट्री एक हाई लेवल मीटिंग कर सकते हैं और एनएसए अजीत डोभाल ने टॉप जो क्या कहते हैं आला अफसरान हैं उन तमाम के साथ इस सिचुएशन का जायजा लिया है। और अभी जो खबर मिल पा रही है कि डिफेंस मिनिस्ट्री भी इसमें अब पूरी तरह से एक्टिव है और इसकी मीटिंग 4 बजे मुतवक्को है और इस मीटिंग में यह तय किया जाएगा कि हिंदुस्तान और चीन के दरमियान सरहदी कशीदगी का दौर जो चल रहा है उसको आगे किस तरह से ले जाना है, क्या करना है, कैसे खत्म करना है। लेकिन अजीत डोभाल की मीटिंग को हवाले से लेकर के अजीत डोभाल भी इस मीटिंग का उन्होंने इस सूरत हाल का जायजा लिया जो हिंदुस्तान और चीन के बॉर्डर पर है और अब डिफेंस मिनिस्ट्री भी हरकत में आ गई है और डिफेंस मिनिस्टर के हवाले से खबर मिल पा रही है हमें कि 4 बजे आज शाम हाई लेवल की मीटिंग करेंगे और एलएसी पर जो सूरत हाल है, आगे की क्या हिकमत अमली है, आगे क्या रोड मैप तैयार करना है, इस पर बाज़ाब्ता तौर पर तफसीलन बातचीत होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान और चीन के दरमियान कशीदगी के इस दौर में अब मामला कुछ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एनएसए की मीटिंग और इंटेलिजेंस इंटरनल जो हेड है डायरेक्टर है उनके साथ मीटिंग किया गया और उसमें तय किया गया कि हमें लंबे समय तक ये लड़ाई चलने वाली लग रही है, इसलिए हमें उसके हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। और दूसरी अब खबर यह मिल रही है कि वो मीटिंग के बाद ब्रीफ किया गया है वजारत दिफा को और वजारत दिफा आज आला सती मीटिंग करने वाले हैं। मीटिंग में कौन कौन शामिल होंगे, जाहिर सी बात है वजारत खारजा। एक और बड़ी खबर इस वक्त ये भी आ रही है कि बहुत ज्यादा तादाद में भारत की तरफ से भी और चीन की तरफ से भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीकी इलाकों में टैंक्स भी लगा दिए गए हैं और किसी भी वक्त सूरत हाल हाथ से बाहर निकल सकती है, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। जी देखिए, बिल्कुल हमने ही ब्रेक किया था अभी अब से कुछ देर पहले आपके सामने न खबर आई थी कि किसी भी वक्त चीन हमला करने के फराक में है। इसकी वजह से हिंदुस्तान पूरी तरह से तैयारी कर चुका है। आसपास के इलाके जो करीब 1 दर्जन गांव हैं उन्हें खाली करा दिया गया है और पूरी तरह से फौज हो, आईटीबीपी हो या पुलिस हो, सबों को अलर्ट पर रख दिया गया है। इसीलिए कल की मीटिंग के बाद से यह सारी तस्वीर बदलने शुरू हुई है। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल की मीटिंग हुई जिसमें इंटेलिजेंस की जो डायरेक्टर है, चाहे वो एक्सटर्नल हो इंटरनल हो, सबों के साथ ये मीटिंग हुई और तय किया गया और ये जायजा लिया गया कि अब क्या इलाज है। चीन चूंकि करीब 150 दिन होते जा रहे हैं चीन के साथ इस कशीदगी के दौर को चीन मानने को तैयार नहीं है। हालांकि दो लफ्ज बोलता रहा है, रिवायती जुमले दोहराता रहा है, लेकिन जो सरहदी कशीदगी है वो अभी भी बरकरार है और चीनी फौज की तरफ से मुसलसल नापाक कोशिशें जारी है जिसका मुंहतोड़ जवाब हिंदुस्तान की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन कल की मीटिंग में सबसे बड़ी जो बात निकल कर आई, कल की जो मीटिंग थी जिसमें तय किया गया कि ये लड़ाई बहुत ही आसानी से बहुत जल्द खत्म होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हिंदुस्तान और चीन के दरमियान ये लड़ाई लंबी चलने वाली है, उसी के हिसाब से तैयारी होनी चाहिए। और अब जो खबर आ रही है कि किसी भी वक्त चीन हमले आपको रोकना चाहूंगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अनिल गुप्ता साहब भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे, बहुत शुक्रिया गुप्ता साहब। किस तरीके से अब सिचुएशन को देखते हैं, क्योंकि 3 महीने तक जो हुआ पहली बार ऐसे हालात बने हैं जहां पर अब ये कहा जा रहा है कि जमीन पर जो सूरत हाल है वो किसी भी वक्त सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। क्या वाकई में इतने हालात अब खराब हो गए हैं? आपका तज्जिया, क्योंकि आप इन इलाकों को जहां पर ये ऑपरेशन अंजाम दिए जाएंगे या इस तरह की कोई कार्रवाई होती है तो आपसे बेहतर कोई इन इलाकों को नहीं जानता। देखिए, ऐसा है कि जो 29-30 की रात को हुआ है जी, वो भारतीय सेना ने उसी भाषा में जवाब दिया है जो कि अभी तक चीनी सेना करती आ रही थी। चीनी सेना, जिसे हम कहते हैं इस्लामी स्लाइसिंग, अपनी मर्जी से घुसाना और बाद में कहना कि हमारा इलाका है, इस पर बिलीव करती रही और उसका जवाब भारतीय सेना ने एक दूसरे इलाके में घुस के चीन को दिया है। अब चीन छिटपुरा रहा है, अब चीन कह रहा है कि बातचीत कीजिए। देखिए, वही तो हम शुरू से कह रहे थे, इसका हल आप बातचीत से निकालिए, लेकिन इन टच से बस नहीं हो रहा था। अब भारतीय सेना ने चीन को यह बता दिया है कि अगर आप अपनी कही हुई बातों से नहीं मानोगे तो हमें तरीका आता है आपको मनाने का। तो चीन को एक किस्म का संदेश दिया गया है। मेरी नजर में ये एस्केलेशन नहीं है, मेरी नजर में सिर्फ चीन को ये बताया गया है कि अगर आप कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। अब देखना यह है कि इसके बाद चीन क्या करता है, क्योंकि गलवान में मार खाने के बाद चीन बहुत फूक कर जो है वो कार्रवाई करता है भारत के खिलाफ। ब्रिगेडियर साहब, एक चीज और भी, अब आप कह रहे हैं कि चीन की तरफ से रिक्वेस्ट भी की गई उस इलाके को छोड़ने की या ट्रूपर्स को पीछे हटाने की, जहां पर खुद अभी थोड़ी देर पहले एम्बेसी ने बयान जारी कर एतराफ किया कि भारतीय फौज इस इलाके में दाखिल हुई है। क्या इस रिक्वेस्ट को रिक्वेस्ट तक ही माना जाए या बहुत कुछ, क्योंकि चीन पर्दे के पीछे काफी कुछ इससे पहले भी करता रहा? नहीं, रिक्वेस्ट की कोई मायने नहीं रखती है कि भारत ने जब चीन को कहा था कि आप जिस इलाके में घुसे हैं आप इसको खाली कीजिए,
वो चीन मानने के बावजूद भी चीन ने खाली नहीं किया, तो अब इस रिक्वेस्ट का कोई माने ही नहीं है जी। अब तो जब तक चीन नहीं हटेगा तब तक हम नहीं हटेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया गुप्ता साहब ज्वाइन करने के लिए। दिफाई तजर्गार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अनिल गुप्ता हमारे साथ थे। लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल, पल पल का अपडेट आप गुलिस्तान न्यूज पर देख रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि तमाम अफवाज जो इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पर है उसे अलर्ट रहने को पहले ही कहा गया था। और इस वक्त न सिर्फ फौज जहां एयरफोर्स तैयार है, तो दूसरी तरफ पुलिस लद्दाख के अंदर भी इस वक्त अलर्ट पर रखी गई है। आईटीबीपी को भी इस वक्त अलर्ट पर रखा गया है। सूरत हाल किसी भी वक्त मजीद खराब हो सकती है, लेकिन इसका असर वादी कश्मीर तक भी देखा जा रहा है, जहां पर अब खबर ये आ रही है कि एक बार फिर कल जहां पर श्रीनगर लेह कौमी इशारा को बंद किया गया था, गाड़ियों की आमदोरफ्त यहां पर रोक की गई थी, सिर्फ फौजी गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई थी। आज सुबह सुबह उन गाड़ियों को भी चलने की इजाजत इशारा पर दे दी गई, जो जरूरी सामान लेकर या जो ऑयल टैंकर्स थे जिन्हें यूनियन टेरिटरी लद्दाख की तरफ रवाना कर दिया गया है। इस बीच इस शाहरा पर इस वक्त भी गाड़ियों की एक लंबी कतार, जिनमें मुसाफिर भी शामिल हैं, और इस हाईवे को फिलहाल बंद रखा गया है। थोड़ी देर में आपको और भी अपडेट्स बताएंगे कि किस तरीके अभी क्या इंतजामिया की तरफ से इन इलाकों के अंदर जहां पर बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर वजारत दिफा की आज मीटिंग होने जा रही है, आला सतही मीटिंग। और इस मीटिंग में शाम 4 बजे आगे की हिकमत अमली भी तय पाएगी। लद्दाख के अंदर जो कुछ हो रहा है उसकी इस वक्त की ताजा तरीन जो सूरत हाल है उसका जायजा लेने के बाद खुद कौमी सलामती के मशीर वज़ीर दिफा के साथ मुशावरत करेंगे और कोई बड़ा फैसला भी इस मीटिंग में मुतवक्का है जहां पर लिया जा सकता है। और इस बीच आपको आबादी कश्मीर भी लिए चलते हैं। सलीम हमारे साथ हैं। सलीम, अपडेट कीजिएगा। लद्दाख की तरफ मूवमेंट फौज की है, लेकिन क्या सिविलियन गाड़ियों को छोड़ा गया है नेशनल हाईवे पर? जी बिल्कुल आसिफ, जो कल से जो गाड़ियों को रोका था, जिसमें जो ट्रक है, माल बरदार ट्रक है और जो पैसेंजर व्हीकल है, उनको जो कल सुबह से 3 बजे जो रुका गया था श्रीनगर गांधरबल जिले के मुख्तलिफ स्पॉटों में, उसमें एक बांडीपुरा का स्पॉट है, सुंबल ब्रिज के पास रोका गया था, वाइल मनीगाम बाईपास के पास रोका गया था, वुसन के पास रोका गया था, गगनगेर के पास। तो आज सुबह उन गाड़ियों को सोनमर्ग की तरफ रवाना किया गया है और उसके बाद ये बोला गया है कि जो भी फैसला दिल्ली से आएगा 2 बजे के बाद उस पे अमल दरामद होगी, क्योंकि जो भी ट्रैफिक सोनमर्ग से लेह की तरफ रवाना किया जाता है वो हर दिन 2 बजे ही रवाना किया जाता है। लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई है कि होम डिपार्टमेंट, चाहे वो यूटी गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंटर से हो, लेकिन कल से जो इस रोड पे खाली फौजी गाड़ी की मूवमेंट दिखने को मिली है। काफी गाड़ियां जा रही है फौज में, जिसमें उसमें सिविल ट्रकों में भी फौज जा रहा है, जो उनकी अपनी गाड़ियों में भी फौज जा रहा है, लेकिन खाली फौजी गाड़ी कानवाई को ऊपर जाने की इजाजत मिल रही है। कॉन्वॉय इस हाईवे पर हम मामूल के मुताबिक भी देखते थे लद्दाख की तरफ जाती और आती थी, लेकिन आज क्या कोई एक्स्ट्रा ट्रूपर्स को भेजा जा रहा है? गाड़ियां और भी देखी जा रही हैं, ज्यादा मूवमेंट है पहले के मुकाबले? बिल्कुल आसिफ, पिछले 2 दिन से मुझे लगता है कि एक 2 घंटे के बाद एक यूनिट जा रहा है। काफी सिविल ट्रक्स भी जा रहे हैं फौज को लेकर, सामान लेकर, और उसमें जो जदीद हथियार जो मशीनें है, जो उसमें छोटी बड़ी जो हथियार टैंक्स भी है वो भी जा रहे हैं। लेकिन इस नेशनल हाईवे पे खाली इस टाइम फौज की गाड़ियां और जो सिविल ट्रकों में जो फौज जा रहा है वही दिखने को मिल रहा है, जो जोजिला को क्रॉस करते हैं। बाकी हर किसी ट्रैफिक को सोनमर्ग ट्रक यार्ड में उनको वहां पे स्टॉप किया गया है और उसको उनको ये बताया गया है ड्राइवरों को, जो ही इंफॉर्मेशन मिलेगी उसके बाद ही आपको आगे भेजने की इजाजत मिलेगी। तो इन सिविलियन गाड़ियों को फिलहाल आज दिन के लिए रोका गया है या कुछ टाइम के लिए आगे इजाजत देने वाली है? देखो, कल से ही जो ऑर्डर मिला था कि इनको यहाँ पे ही रोको, गांधरबल जिले के जो डिस्ट्रिक्ट नेशनल हाईवे पे बाईपास था, चाहे वो सुंबल था, उनको वहां पे ही रोका गया था। लेकिन आज सुबह मॉर्निंग में इनको सोनमर्ग की तरफ रवाना किया गया है। जो वहां पे ट्रक यार्ड है वहां पे रखा गया है, पूरे ट्रक्स वहां पे है, और जो सिविल छोटी पैसेंजर गाड़ियां है उनको भी वहां पे रखा गया, और 2 बजे के बाद ही इनको जब वहां से कोई ग्रीन सिग्नल मिलेगी उनको इजाजत मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। फिलहाल सिविलियन ट्रैफिक के लिए श्रीनगर लेह कौमी इशारा भी बंद है। अभी सिर्फ फौजी गाड़ियों की मूवमेंट हो रही है, क्योंकि लद्दाख के अंदर सूरत हाल ऐसी नहीं है जहां पर इस वक्त पहले सिविलियन गाड़ियों को छोड़ा जाए। और इस बीच जो काफिले फौज के इस वक्त
मूवमेंट कर रहे हैं लद्दाख की तरफ, उनको प्रायोरिटी बेसिस पे छोड़ा जा रहा है और दूसरी तरफ सिविलियंस को फिलहाल रोका गया है और सोनामर्ग इस तरफ भी और गगनगीर के इलाकों के अंदर भी जाने की फिलहाल सिविलियन गाड़ियों को या मुसाफिरों को इजाजत नहीं है। लेकिन जो फौज के ट्रक्स हैं जो सामान लेकर लद्दाख की तरफ रवाना हो रहे हैं, फौज का सामान अलग और दूसरी तरफ जो माल बाजार गाड़ियां इस वक्त ऑयल टैंकर या गजाई अजनास लेकर लद्दाख की तरफ जा रहे हैं, उन्हें फिलहाल सुबह से रवाना किया गया है। गांदरबल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी जो लेटेस्ट अपडेट मिल पा रहा है कि अभी जो आम शहरी हैं उनको चलने की इजाजत नहीं होगी। अगला हुक्मनामा जिसका इंतजार करना होगा सुबह इंतजामिया की तरफ से, सरकार की तरफ से, और उसके बाद इस शाहरा पर जो ट्रैफिक मूवमेंट है सिविलियंस की उसको भी दोबारा बहाल किया जाएगा। लेकिन कशीदगी इस कदर बढ़ गई है कि जहां पर फौज के बयान भी लगातार सामने और शाम 4 बजे एक अहम मीटिंग दिल्ली के अंदर वजारत दिफा की होने जा रही है, जिसमें वज़ीर दिफा के साथ साथ फौज के आला कमान और इसके अलावा कौमी सलामती के वज़ीर अजीत डोभाल भी मीटिंग में शिरकत करने जा रहे हैं। और इस मीटिंग में माना जा रहा है कि कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि एक तरफ जहां पर लगातार एग्रेशन दिखाया जा रहा है चीन की तरफ से, उसके मुताल्लिक आगे की हिकमत अमली क्या कुछ जवाबी कार्रवाई देखने को मिलेगी लाइन ऑफ कंट्रोल पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, कोई बड़ा फैसला मुतवक्का है आज की इस अहम मीटिंग में शाम 4 बजे। चलिए बड़ी खबर श्रीनगर से आ रही है, जहां पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडरान की तरफ से जिला इंतजामिया से इजाजत मांगी गई है। पार्टी की सीनियर रहनुमा और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती से मुलाकात करना चाह रहे हैं। पार्टी के 4 बड़े लीडर्स, जिनमें गुलाम नबी लोन हांजोरा के अलावा दीगर लीडरान का नाम भी शामिल आ रहा है, जिनने खत लिखा है जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर को और इजाजत मांगी गई है पार्टी हेड से मुलाकात के। अब्दुर्रहमान वीरी, खुर्शीद आलम, एजाज अहमद मीर, गुलाम नबी लोन हांजोरा, 4 बड़े लीडरान जिन्होंने तहरीरी खत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर शाहिद इकबाल चौधरी को रवाना किया है और इजाजत मांगी गई है कि उन्हें मुलाकात दी जाए महबूबा मुफ्ती से मिलने की, क्योंकि इजाजत दी जाए महबूबा मुफ्ती से मुलाकात करने के लिए। 1 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है पीएसए के तहत, इस वक्त भी महबूबा मुफ्ती नजरबंद हैं, जिनके पीएसए के तहत जो नजरबंदी थी उसे तौसी कर दी गई थी 3 महीने की, जिसके बाद पार्टी लीडर नाराज नजर आ रहे हैं इंतजामिया के फैसलों से और इसे गैर जमहूरी अमल भी कई बार करार दिया गया। और आज पार्टी लीडरान से मुलाकात के लिए इजाजत मांगी गई है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी क्या इंतजामिया इस खत पर हामी भरती है, इजाजत महबूबा मुफ्ती से मुलाकात देती है या नहीं, क्योंकि पहले ही इंतजामिया की तरफ से प्रोटोकॉल के हिसाब से या फिर इंतजामिया की तरफ से यह भी बात कही गई थी जो रिश्तेदार हैं महबूबा मुफ्ती के या वो सियासी लीडर, सियासी कायदीन जो इस वक्त नजरबंद हैं, उनसे उनके रिश्तेदार मिल सकते हैं, जो अपने करीबियों मिल सकते हैं, लेकिन पार्टी लीडरान वो मिलेंगे, मुलाकात होगी महबूबा मुफ्ती से या नहीं। गुलाम नबी लोन हांजोरा की, खुर्शीद आलम, एजाज मीर और इसके अलावा पार्टी के सीनियर रहनुमा अब्दुर्रहमान वीरी, उनके खत पर क्या जवाब इंतजामिया देती है, ये देखने वाली बात होगी। श्रीनगर से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाइयां तेज हो रही हैं। आज मुसलसल दूसरे रोज भी श्रीनगर में एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई श्रीनगर के अंदर, जहां पर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कल भी छापेमारी हुई, आज भी महजूर नगर श्रीनगर में एक साबिक फॉरेस्ट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, उनके बताया जा रहा है डीएफओ जो कि डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, उनके घर पर छापेमारी हुई है और कुछ जरूरी दस्तावेजात वहां से एसीबी की टीम ने लिए हैं। श्रीनगर के अंदर बड़ी कार्रवाई, दूसरा दिन महजूर नगर श्रीनगर में, जहां पर आज साबिक फॉरेस्ट ऑफिसर के घर पर छापेमारी हुई है और इस बीच साबिक डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर जो इस वक्त डीएफओ थे साबिक, उनके रिहाइशगाह पर बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और कुछ अहम दस्तावेजात जो एंटी करप्शन ब्यूरो की विंग की तरफ से, खुसूसी टीम की तरफ से जिसने छापेमारी की है, वो अपने साथ लिए हैं और कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ पूरा मामला है, कश्मीर ब्यूरो चीफ हिलाल हांजूरी के पास भी चलेंगे, क्योंकि बड़ी खबर इसलिए पिछले 24 घंटों के दौरान ये कार्रवाइयां तेज हुई है और श्रीनगर के अंदर दूसरी बड़ी कार्रवाई मुसलसल दूसरे दिन कल भी एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से कार्रवाई की गई थी श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर और महजूर नगर श्रीनगर के अंदर एंटी करप्शन ब्यूरो के विंग की इस वक्त भी कार्रवाई की इतलात मौसूल हो रही हैं। कश्मीर ब्यूरो चीफ हिलाल हांजूरी हमारे साथ हैं। हिलाल, क्या कुछ तफसीलात हैं, एसीबी किसको लेकर कार्रवाई कर रही है और क्या कुछ मामला हैं?
देखिए आसिफ, इस पे कोई शक नहीं कि पिछले 2-3 दिन से हम लगातार देख रहे हैं कि जो एंटी करप्शन ब्यूरो की कश्मीर विंग है वो काफी मुतहरिक है। कल जहां जहां जम्मू में भी इस तरह की कार्रवाई हुई है, वहीं पर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लेकर अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है इस पर भी अब इसका जो है असर होने लगा है। क्योंकि आज ही जो महजूद नगर में अली मोहम्मद नामी जो शख्स है, जो एक फॉरेस्ट ऑफिसर रहे हैं और महजूद नगर में रह रहे हैं, हालांकि उनका जो असली ताल्लुक है वो डूरू शाहबाद से बताया जा रहा है, लेकिन फिलहाल वो श्रीनगर में रह रहे हैं। 1975 से वो श्रीनगर के अंदर ही रह रहे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक आला पद पे, एक आला मनसबे पर वो फाइज रह चुके हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो ने आज उनके घर पर छापामारी की है। हालांकि उनका बेटा जो है वो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। शायद उनकी नौकरी के हवाले से या किसी और फंड्स के खुर्द के इल्जाम में आज यहाँ पर रेड हुई है और इस हवाले से जो दस्तावेजात वहां पर छान मारे गए हैं और इसमें एंटी करप्शन ब्यूरो के श्रीनगर के जो डीएसपी रईस अहमद है, उन्होंने उनकी क़ियादत में ये टीम वहां पर चली गई थी और वहां पर आज छापामारी हुई है, कुछ छानबीन हुई है, पूछगछ भी हुई है। बताइएगा, मामला आज का है या किसी पुराने मामले में बताया जा रहा है? क्या कुछ तफसीलात मिल पा रही है? खुलासा कोई पुराने मामले में किया जा रहा है? देखिए, जहां तक इस फॉरेस्ट ऑफिसर का ताल्लुक है, ये रिटायर हो चुके हैं, तो इसका यही मतलब है कि ये मामला बहुत पुराना होगा, क्योंकि आज वो सर्विस में नहीं है, तो इस वजह से नई इसमें कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है। लेकिन पुराने केस बहुत सारे हैं कश्मीर के अंदर जिनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो एंटी करप्शन ब्यूरो है, इससे पहले विजिलेंस कमीशन हुआ करता था, लेकिन अब एंटी करप्शन ब्यूरो है, ये काफी मुतहरिक हो चुका है और इनके खिलाफ अब कार्रवाई भी हो रही है। के लिए श्रीनगर के अंदर एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। हिलाल हंजूरी हमारे साथ थे, कश्मीर ब्यूरो चीफ, और तफसीलात फराहम कर रहे थे। श्रीनगर के अंदर दूसरा दिन आज भी कार्रवाई हो रही है, कल भी हुई, और इस वक्त बताया जा रहा है कि एक साबिक फॉरेस्ट ऑफिसर के घर पर छापेमारी, उनसे पूछताछ हो रही है। उनके बेटे की नौकरी का भी कोई मामला है, शायद उस पर भी बातचीत हो सकती है, लेकिन इसकी तस्दीक को अभी इंतजामिया की जानिब से या मुतलका एजेंसी जो है उसकी तरफ से किया जाना बाकी है, डूरू शाहबाद के। लेकिन श्रीनगर के अंदर इस वक्त महजूर नगर इलाके में कार्रवाई एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो फॉरेस्ट ऑफिसर, सीनियर फॉरेस्ट ऑफिसर रहे हैं, उनके खिलाफ हो रही है। और इस बीच भारत और चीन के बीच भारत का बड़ा फैसला, बड़ी तादाद में टैंक को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भेजने की कोशिश। इस वक्त चीन की तरफ से भी हमले का खतरा भांप चुका है भारत। हालात पर नजर रखी जा रही है। 10 किलोमीटर के रेंज वाला थर्मल जो रडार सिस्टम है वो इस वक्त लगा दिया गया है। और इस बीच खबर ये आ रही कि बड़ी तादाद में टैंक को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भेजने की कोशिश इस वक्त दी है। चीन की तरफ से भी जो हमले का इंतबाह है, जो खतरा भांपा जा रहा है, उसको भी इस वक्त नजर रखी जा रही है। और इस बीच जो रडार सिस्टम है वो भी तैनात कर दिया गया है और चीन की तरफ से जो कुछ किया जा रहा है उस पर करीबी नजर इस वक्त लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत की तरफ से भी रखी जा रही है। हमले का खतरा है चीन की तरफ से, किसी भी वक्त जो हुकूमत के आला जराए बता रहे हैं किसी वक्त हमला हो सकता है। 10 किलोमीटर रेंज तक नजर रखने वाला जो रडार सिस्टम है वो भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लगाया गया और हालात किसी भी वक्त और खराब हो सकते हैं, इसका अंदेशा साफ नजर आ रहा है। और इस बीच अब भारत भी नजदीकी नजर रख रहा है हालात पर तमाम इलाकों के अंदर। एयरपोर्ट के साथ साथ इस वक्त वो फोर्सेज जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर, ग्राउंड जीरो पर, फ्रंट लाइंस पर काम कर रही हैं, वो भी नजर रख रही हैं। बड़ी खबर अब रामबन से, क्योंकि रामबन के अंदर पिछले 12 घंटों के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन उस मकाम पर चल रहा है जहां पर गुज़श्ता रोज सड़क हादसा पेश आया और 9 मुसाफिर अब भी लापता हैं। आपको बताते चलें बड़ी खबर रामबन से, जहां पर इस वक्त अभी तक जो तफसीलात मिल पा रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन मुसलसल दूसरे रोज भी चल रहा है। हालात काफी इस वक्त यहां पर बिगड़े हैं। नेशनल हाईवे जो बार बार बंद हो रहा था और इसी बीच हादसा पेश आया। दर्दनाक हादसे में 7 मुसाफिर पहले बचाया जा रहा था, लेकिन अब खबर आ रही है कि 9 मुसाफिर लापता हैं, जिनको तलाश करने की कोशिशें इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए चल रही हैं। रामबन निहाड़ में टेम्पो ट्रैवलर हादसे का शिकार हुआ। तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि डेड बॉडीज ही सही लेकिन रिकवर की जा सके और पता लगाया जा सके, क्योंकि गाड़ी
जो टेम्पो ट्रैवलर है वो दरियाए चिनाब में जा गिरा है और आज दूसरा दिन है, 12 घंटे से ज्यादा का अरसा बीत गया है जब रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर अभी भी चल रहा है। मैं खड़ा उधर उधमपुर में, गाड़ी की उधर रामबन तक, तो गाड़ी का आगे गाड़ी एक आई तो उसने थोड़ी राइट टर्न मारी, तो उसको मतलब कंट्रोल नहीं हुआ तो गाड़ी नीचे चली गई। कितने लोग थे इस गाड़ी में? लगभग लगभग 9 लोग थे। अच्छा, आप फिर खुद ही वहाँ से नीचे से? मैं फिर नीचे से पूरा ऊपर। अच्छा, गाड़ी कहाँ जा रही थी ये रामबन तक जा रही है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, दूसरे रोज भी बचाव कार्रवाई जारी है। क्यूआरटी रामबन पुलिस और मकामी लोगों की मदद से कार्रवाई की जा रही है, लेकिन 9 मुसाफिरों के लापता होने की जो शुरुआती रिपोर्ट्स आई थी, अभी तक किसी के पता नहीं चल पाया किसी भी मुसाफिर का। इस वक्त भी तलाश जारी है और आपको बताते चलें, इस वक्त भी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर ट्रैफिक तो दूसरी तरफ चल रहा है, लेकिन दर्दनाक सड़क हादसे में मुसाफिरों के लापता होने की इतलात है। नदीम हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हैं। नदीम, क्या कुछ तफसीलात अभी हैं लेटेस्ट? जी आसिफ, देखिए जिस तरह से कल की हम बात करें, कल जो टेम्पो ट्रैवलर का एक्सीडेंट हुआ था मिहाड़ के मकाम पर, वहां हालांकि उसके बाद तो रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था, लेकिन वहां पे किसी भी डेड बॉडी को रिकवर नहीं किया गया, ना ही गाड़ी का कोई आता पता है। अगर अभी की बात करें, आज सुबह से ही पुलिस वहां पे पहुंची है, सिविल क्वार्टी वहां पे पहुंची है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जिस तरह से आर्मी को रिक्वेजिशन भेजी गई थी और आर्मी ने उधमपुर से रामबन आना था, काफी ज्यादा ट्रैफिक जैमिंग हमें देखने को मिली श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पे, जिस वजह से आर्मी अभी तक उस मकाम पर पहुंच नहीं पाई है। लेकिन आर्मी के पहुंचने से पहले हमने देखा, क्योंकि अक्सर जब हम देखते हैं मौसम खराब होने के बाद नेशनल हाईवे पर शूटिंग जोन उसी स्पॉट पर जहाँ पे कल एक्सीडेंट हुआ है, अभी वहाँ पे शूटिंग जोन का चल रहा है, जिस वजह से जेकेपी रामबन की तरफ से सिविल क्वार्टी रामबन की तरफ से कि रेस्क्यू किया जाए, लेकिन वहां पे एक तो वाटर लेवल काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया, दूसरा फ्लो काफी तेज है, और तीसरा वहां पे जब शूटिंग स्टोन हो रहा है तो रेस्क्यू वहां पे अभी तक स्टार्ट नहीं किया जा सका है। हालांकि कोशिशें तो काफी ज्यादा की, लेकिन अभी तक हमने देखा है कि जहां रेस्क्यू स्टार्ट नहीं किया गया, लेकिन दूसरी तरफ वारसीन यहाँ पहुंच गए हैं, क्योंकि टेलीफोनिकली जब उनका राब्ता उनसे मुनक़ता हो गया तो अब वो लोग भी आहिस्ता आहिस्ता स्पॉट पे पहुंचने लगे। जी आसिफ, एक चीज और भी बताइएगा, क्या किसी का बताया जा रहा है कि किसी का कॉन्टैक्ट नंबर या कोई मोबाइल नंबर अभी तक कोई किसी से राब्ता हो पाया हो, या फिर ये पता चल पाया हो कि गाड़ी इसी मकाम पर जहां हादसे का शिकार हुई थी यहीं पानी में नीचे बैठ गई हो, या फिर इतनी गहराई है कि पानी की सतह कहीं और भी गाड़ी को या डेड बॉडीज को पहुंचा सकती है?
जी बिल्कुल, देखिए आसिफ, जिस तरह से हम अगर बात करें, क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा फ्लो है पानी का, गाड़ी बह सकती है। और जहां तक हम डीप की बात करें, लगभग 80 से 100 फीट डीप है वहां पे पानी, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स तो रहेंगी रेस्क्यू के दौरान। अब गाड़ी वहीं पे है या वहां से कहीं बह गई है, डेड बॉडीज गाड़ी के अंदर है या कहीं निकल कर बह गई है, ये काफी मुश्किल हो। जहां तक फोन का ताल्लुक है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जिनका उधमपुर तक, चंद्रपुर तक, करौल तक उनका तो अपने फैमिली के साथ कांटेक्ट था, लेकिन जैसे ही हादसा की इत्तला मिली और उसके बाद हमने देखा कि जो वारसिन यहाँ पे पहुंचे, उनसे हमारी बात हुई। उनके मुताबिक मिहाड़ के मकाम तक उनसे राबता था, लेकिन जैसे ही एक्सीडेंट की खबर मिली तो उनका राबता भी मुनक़ता हो गया, जिससे ये लगता है कि जो लोग यहाँ पहुंचे हैं उनके कोई न कोई अपने जो है रिश्तेदार वगैरह है, तो वो भी इस हादसा का शिकार हो सकते हैं। जी आप इस वक्त क्या कुछ इतलात मिल पा रही हैं पुलिस की तरफ से, या हुकाम या QRT क्या कुछ कह रही है? अगर कोई किसी तरह के शवाहिद मिलते हैं या कोशिश रहती है इन डेड बॉडीज को रिकवर करने की, अगर यहाँ पर किसी तरह का क्लू नहीं मिलता, गाड़ी यहाँ नहीं है, तो क्या ऑपरेशन चलता रहेगा या फिर कॉल्ड ऑफ कर दिया जाएगा? जी आसिफ, देखिए जिस तरह से हम बात करें, क्योंकि आज से पहले भी इस तरह के हादसा हुए हैं, लेकिन सिविल QRT और JKP रामन की एक कोशिश रहती है कि कहीं कहीं दिनों तक, इवन कि यहाँ 10-11 दिनों के बाद भी डेड बॉडीज को रिकवर गया। हमें याद है कि डिगडोल के मकाम पर एक ट्रक को सड़क हादसा पेश आया था, जहां 9 दिन के बाद डेड बॉडीज को रिकवर किया गया था। तो ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, ये तो चलता रहेगा जब तक डेड बॉडीज नहीं मिलती। अगर स्पॉट से गाड़ी रिकवर होती है, क्योंकि सबसे पहले तो गाड़ी की तलाश की जाए, गाड़ी के अंदर से कितनी डेड बॉडीज निकलती है वो देखा जाएगा, उसके बाद कितनी डेड बॉडीज वही है आगे भी। क्योंकि कल भी जहां मिहाड़ की बात करें, मिहाड़ के मकाम पर तो रेस्क्यू चलाया गया था, लेकिन उसके साथ साथ दरिया चिनाब के किनारों पर जो QRT वॉलंटियर्स है या JKP के लोग हैं, वो नजर रखे हुए थे कि कोई डेड बॉडी आगे पे नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम इकबाल, ग्राउंड जीरो से हमारे साथ थे, क्योंकि इस वक्त जो हादसा जो कल हुआ था, अभी भी ऑपरेशन चल रहा है और 9 लोग जो मुसाफिर थे वो अब भी लापता हैं। उनकी अभी तक इतलात नहीं मिल पाई है किसी की डेड बॉडी रिकवर, और पानी का फ्लो ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर मुश्किल आ रही है ऑपरेशन में। इस बीच QSD ममालिक की जल्द एक मीटिंग हो सकती है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, QSD में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, 4 बड़ी ताकतें शामिल हैं। अमेरिकी डिप्टी सेक्रेटरी का बयान सामने आया है, किसी भी वक्त मीटिंग हो सकती है। भारत और चीन पर QSD ग्रुप की मीटिंग होगी और लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो कुछ हो रहा है इस मामले पर बात होगी। QSD के ममालिक की बातचीत किसी भी वक्त हो सकती है, और इन 4 ममालिक में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये वो 4 ममालिक हैं जिस पर अमेरिका की तरफ से इस वक्त अमेरिका सेक्रेटरी की तरफ से बयान सामने आया है। भारत और चीन के बीच कशीदगी को कम करने की कोशिश, और QSD ममालिक की जो मीटिंग होगी उसमें भी ये मामला गरमाया रहेगा। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के जिम्मेदारान जो इस मीटिंग में शामिल होकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सिचुएशन को डिस्कस करेंगे। तो खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। गुलिस्तान न्यूज पर खबरों, तज्जियों और तबसरों का सिलसिला लगातार जारी है। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।